कई एक बार यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ अपनी रचनाओं और कविताओं को लेकर। एक अच्छा मंच देने के लिए आपके प्रति भी मेरा आभार है। और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि समीक्षा ऐसी होनी ही चाहिए जिसमें सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें ना कही जाएं, बल्कि लेखक या लेखिका को सुधार का अवसर देने के लिए उसका शीर्षक जिसका जिक्र सिद्धेश्वर सर ने भी किया है, गर्भनाल, वो मंच के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा ताकि उनकी कहानी को हम अच्छी तरह सुन सकें। सध्यक्षता जी तो सुनेंगे ही, रचना और हमारी बीच में ऋचा वर्मा जी लेखिका, वरिष्ठ लेखिका हैं, वो भी सुनेंगी और बाद में अपने विचार देंगे। शीर्षक है गर्भनाल। बैंड बाजे के शोर में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हर कोई एक दूसरे से बात करते हुए ऐसे चीख रहा था जैसे पुराने लैंडलाइन पर एसटीडी कॉल पर बात हो रही है। मंडप सजकर तैयार हो चुका था। नंदोई जी हलवाइयों को मेनू समझा रहे थे। ननद रानी मंडप में खिलाए जाने वाले कोहरवत के भात की तैयारी और मिट्टी का चूल्हा बनाने में व्यस्त थी। पतिदेव महाराज शामियाने, बैंड बाजे और फूलों से सजावट कर रहे लोगों के पैसे रुपए की बात संभाल रहे थे। विभोर यानी मेरे बेटे को 5वीं हल्दी लगानी अभी बाकी थी। बेटियां अपने अपने कपड़ों, गहनों और श्रृंगार की चीजों को एक जगह रख बारात की तैयारियों में जुटी थीं और उनके बच्चे बाकी बच्चों के साथ मिलकर छत से लेकर लॉन तक खरगोशों की तरह इधर उधर फुदक रहे थे। कुछ गाने की धुन पर हाथ पांव को उल्टे सीधे ढंग से घुमाते हुए नाचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं सजल नेत्रों से सबकी तैयारियों को देखते हुए गुरहत थी। एक रस्म जिसमें लड़के का दूर का बड़ा भाई लड़की को देने वाले वस्तुओं को उससे स्पर्श कराते हुए सौंपता है। गुरहती के बक्से को सजा तो रही थी, लेकिन अपने अंदर की बेचैनी से जूझते हुए बार बार मेरी आंखें भर आ रही थीं। आंखों को आंचल की कोर से मैं पोंछती जा रही थी। मन के घोड़े एकांत पाकर सरपट दौड़ने लगे थे। शाम को मेरे विभू की बारात निकलने वाली थी। मेरा विभू, मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा मान, मेरा अभिमान, मेरा गुरूर, सब कुछ मेरा विभू। विभू जो बाहर जाते वक्त पूछता, मम्मी क्या पहनूं, इस जींस के साथ टी शर्ट या शर्ट, देखो ना हेयर कट ठीक है ना। कहीं बाहर खाने के नाम पर चहक उठता, मम्मी क्या खाओगे स्टार्टर में, क्या ऑर्डर करूं। कभी हम माँ बेटे ऑनलाइन शॉपिंग एंजॉय कर रहे होते तो वह जिद करता, माँ ये सूट लो ना, अच्छा लगेगा तुम पर। कभी अपने पसंद का नाश्ता खाकर, यूं तो हर दिन उसकी पसंद को ही तरजीह दी जाती, मुझे दुलार से चूमते हुए मेरे गाल काट लेता और मैं जबरदस्ती गुस्सा ओढ़े उसे मारने दौड़ पड़ती। मेरे लिखने पढ़ने के दौरान वह अचानक से भौं कह मुझे डरा देता। मैं पीछे मैं भी भला पीछे कहाँ रहती। उसके नहा कर आने पर किसी का फोन आया था। हमने कह दिया कि 2 घंटे बाद फोन करना, जैसी मस्खरी करके उसे चिढ़ाकर परेशान करती। संदेह के सर्प ने धीरे से अपना फन उठाया। क्या क्या विवाह के बाद भी मुझे यूं ही, कहीं वो मुझे अनदेखा, कहीं वो मुझे या मुझसे दूर तो ना हो जाएगा। हजार आशंकाएं समंदर की लहरों सी मेरे मन में उठती और अंधेरे किनारों से टकराकर शोर मचाती हुई मन के खोह में कहीं विलीन हो जाती। विचारों की आवाजाही से एक तेज झुरझुरी हुई और मेरा शरीर हौले से कांप उठा। अरे भाभी, कब तक बस बक्सा सहजती रहोगी। हल्दी का समय निकला जा रहा है, पूरा काम पड़ा है, आप चलो भी। ननद मुझे बीते दिनों से ऐसी खींच लाई जैसे बच्चे
पेड़ों की ढाल से उलझी अपनी पतंग को आहिस्ता से खींच लाते हैं। क्या भाभी, आप तो ऐसे भावुक हुई जा रही हैं जैसी बिटिया ब्याह रही हैं। ननद ने मेरी गुलाबी हुई नाक और डबडबाई आंखों को देखकर अपनत्व से मेरी हथेलियों को हल्के से दबाते हुए कहा। हल्दी की रस्म पूरी होने जा रही थी। हंसी ठिठोली और हल्दी चुमावन के मंगल गीतों से हमारा घर आंगन गूंज रहा था। मैं विभू से नजरें चुरा रही थी, लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे का ही मुआयना कर रही थीं। सुर्ख हुई, थोड़ी पनीली सी आंखें और होठों पर एक उदास मुस्कुराहट, ये सब विभू से मेरी चुगली कर रही थी। रस्म पूरी होने के बाद मैं उसे कोहबर में पहुंचा कर निकलने लगी तो मेरी पीली साड़ी का आंचल उसके हाथ में था। उसके होठ सिले हुए थे, लेकिन आंखें उसकी आंखें बोल रही थी। माँ, मैं नए रिश्ते से जरूर जुड़ने जा रहा हूँ, पर तुम्हें खोकर, तुम्हें दुखी करके नहीं, तुम्हारे साथ चलते हुए, तुम्हारा हाथ थामे हुए, और जो आने वाली है उसका भी साथ निभाते हुए। हर रिश्ते की गरिमा और उसकी गर्माहट को बनाए रखना मैंने तुमसे ही तो सीखा है। फिर तुम्हारे मन में ये शंका की बदली क्यों? मैंने हरहरा कर अपने लाल को सीने से लगा लिया था। देखा तो उसकी आंखें भी सुर्ख हुई जा रही थीं। गर्भनाल से जुड़े मेरे विभु ने, मेरे बच्चे ने चुपके से मेरे मन के डर को पढ़ लिया था। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है! अंत बहुत बढ़िया आपका। इस कहानी का अंत बहुत बढ़िया आपका है। बेहतरीन बेहतरीन बहुत बढ़िया, कहानी। बहुत बहुत अच्छा। सुंदर कहानी, बिल्कुल मन को छू गई। अब मैं और लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कभी-कभी होता क्या है कि मैं व्हाट्सएप पर खोजता रहता हूँ, कभी उनकी फ़ोटो नहीं मिलती, कभी क्योंकि मेरा व्हाट्सएप भर जाता है, तो हम खोजने में बड़ी परेशानी होती है। तो जो लोग ये कहानी को सुन रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 100-200 शब्दों में, 5-6 पंक्तियाँ में अपने विचार हमें अपनी तस्वीर के साथ ज़रूर दीजिएगा, यदि आप कहानी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो, ताकि हम उसे शामिल कर सकें अपने समाचार में, खबर में। और जो कहानी पढ़ना चाहेंगे वो तो दूसरे सत्र में आएँगे ही। मैं अब आमंत्रित करता हूँ कि दूसरी कहानी के लिए रत्ना मानिक जी को। जी सर। सिद्धेश्वर सर ने जिक्र किया था नगर वधू का, तो मैं अपनी दूसरी रचना, छोटी भी है, और मैं चाहती हूँ कि निश्चित रूप से इस मंच पर बाकी कथाकारों को मैं उनका समय ना लूं, इसलिए मैं एक अंतिम कहानी अपनी पढ़ रही हूँ। नगर वधू शीर्षक है उसका। देश में हर तरफ जुनून और आक्रोश का माहौल था। कहीं प्रभात फेरियां निकल रही थीं, कहीं किसी चौराहे पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रणनीतियां बनाकर युवाओं के मन मस्तिष्क को आंदोलित किया जा रहा था। देश के क्रांतिकारियों का विशाल समूह अपनी योजनाओं के अनुरूप अपने हिंदुस्तान के स्वाभिमान की रक्षा हेतु, अपनी माताओं, बहनों के गौरव की सुरक्षा हेतु सिर पर केसरिया बाना बांधकर हर जोखिम का सामना करने को तत्पर थे। किंतु समाज की कुछ रंगीन गलियां रास रंग की ध्वनियों से, रजनीगंधा और बेले की गमक से, सारंगी और तबले की थापों से रसिकों को स्वर्गिक सुख का आनंद प्रदान कर रही थी। जहां मल्लिका के आदेश का पालन होता था, जिसकी स्वर्णिम काया की खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी, जिसकी चंचल दृष्टिपात से बड़े बड़े हुक्मरान स्वयं को अति भाग्यशाली मानते थे और उन नजरों की डोर से ऐसे बंध जाते जैसे पुष्पों की मादक गंध से भौरे। उन्नत मस्तक पर घुंघराले बालों की लटों से मल्लिका का चंद्रमुख और महिमा मंडित हो खुद पर नाज कर उठता। दर्पण उसके रूप दर्प की उष्णता से चूर चूर हो जाता। मल्लिका को नजर भर देख लेने की कामना लिए उसके भव्य भवन में ब्रिटिश फौज के बड़े बड़े ओहदेदार से लेकर हिंदुस्तानी पूंजीपतियों, आला कमानों और अपने शौर्य के अभिमान से अपने मूछों पर ताव देने वाले राजपूतों के साथ कुछ
दुमदारों की भीड़ ऐसी लगी रहती जैसे मंदिरों के बाहर निरीह याचकों की पंक्ति। पतित पावन महागंगा के जल स्रोत की कल कल ध्वनि सा मल्लिका का कंठ स्वर जब फूटता तो सुर के उस नशे से अच्छे अच्छे बाहुबली भी निरीह, कातर और बेबस से जान पड़ते। फिर तो हृदय की भावुकता संभाले न संभलती। मध्य रात्रि तक यह महफिल जमा रहती और अपने मदहोश कर देने वाले परिमल से धरा को सुरभित करती रहती। किंतु रात्रि के अंतिम प्रहर के अंधकार में एक लंबी चौड़ी बलिष्ठ आकृति हर रोज मल्लिका के उस भव्य भवन में प्रवेश करती और कुछ घड़ी बाद ही वह आकृति ओढ़े हुए कंबल को दुरुस्त कर सावधानी पूर्वक अपनी नजरों की कोरों से दाएं बाएं देखते हुए अंधकार में ही विलीन हो जाती। ये शायद किसी का माइक ऑन है। आदरणीय निर्मल जी, जरा अपना माइक म्यूट कर लीजिए कृपया। निर्मल जी, धन्यवाद। लेकिन सघन पेड़ों की झुरमुट में इस दृश्य को देखकर किसी की आंखें जुगनू सी चमक उठती थी। इधर आजादी के दीवानों की टोली कहीं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, कहीं अदालत में बम फेंककर और कहीं सरकारी खजाना लूटकर स्वाधीनता की अपनी दृढ़ मंशा से अंग्रेजों की नाक